नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मेरे साथ हैं आदरणीय संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। तमाम दर्शकों को नमस्कार, आभार। हम चर्चा आज एक फिर मुद्दे पर करेंगे जो बड़ा गंभीर है। कल 3 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो लंबी चली, 4:30 बजे तक चली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चश्मदीद गवाह परंजॉय गुहा साहब मौजूद रहे। उनके साथ मैंने एक वीडियो किया है, प्रोग्राम किया है, वो आपके समक्ष है। आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर, यानी उस जगह जहां 3 दिन पहले शाह की पराजय हुई है, बिगुल फूंक दिया है। कौन कौन थे? कांग्रेस के नेता थे, सैयद नासिर हुसैन थे, गोगोई साहब थे, रामगोपाल यादव थे, मनोज झा थे, प्रियंका चतुर्वेदी थी, ढेरों नेता थे। बार बार कहा जाता है आम आदमी पार्टी इसमें सम्मिलित नहीं है, लेकिन संजय सिंह मौजूद रहते हैं। इस बार का एका संतोष सर भी समझ रहे होंगे कि अभिभूतपूर्ण है, मतलब ऐसा अभूतपूर्व है। देखा नहीं होगा ऐसा, क्योंकि विपक्ष का एक रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सत्ता हाथ में नहीं होती है, सत्ता पीछे पड़ी होती है, और उस दौर में अगर एक है तो एक बड़ी उपलब्धि है। और इसी के चलते आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फिर ललकार दिया है उसी जगह से जहां से शाह को हार मिली थी। शाह के ज्ञानेश कुमार को विपक्ष ने उसी जगह से ललकारा जहां शाह को पराजय मिली थी। देखना यह होगा इसके परिणाम क्या होंगे। सीधा संतोष सर के पास। संतोष सर, क्या बात है पूरी? देखिए शिव जी, आपने पृष्ठभूमि बता दी। लोकतंत्र में प्रतीक का बहुत ज्यादा महत्व होता है, सिंबलिज्म का बहुत ज्यादा महत्व होता है, जगह का बहुत ज्यादा महत्व होता है, और कुर्सी का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। कल मंत्रियों वाली कुर्सी पर बैठकर ज्ञानेश कुमार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बिल्कुल वो नरेंद्र मोदी सरकार के प्रवक्ता के तौर पर बोलते हुए नजर आ रहे थे। कुर्सी का अपना एक असर होता है। राहुल गांधी बिहार में अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राज्यसभा में भी इस मसले को उठाने की कोशिश की। सीधे सीधे उन्होंने कहा, अधिकारी आएंगे, अधिकारी जाएंगे, अधिकारी आते जाते रहेंगे, लेकिन लोकतंत्र रहेगा और इस देश की संसद रहेगी। बात भी सही है। आप देख लीजिए कि 1947 में जब देश को आजादी मिली, 2025 में है, कितने अधिकारी आए, कितने अधिकारी गए, कितने प्रधानमंत्री आए, कितने प्रधानमंत्री गए, लेकिन जो टिका हुआ है, जो बना हुआ है, वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मंदिर संसद, और लोकतंत्र में इस देश की जनता की आस्था। लेकिन जब वो आस्था डोलने लगती है तो फिर दिक्कतें खड़ी हो जाती है। चुनाव आयोग ने एक अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभूतपूर्व, क्योंकि इससे पहले इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने की नहीं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबोलुआब क्या निकला कि विपक्ष के नेता को वो धमकाते हुए नजर आए, और उन्होंने कहा कि मैं सारे राजनीतिक दल हमारे लिए एक समान है। तो आज संसद में हंगामा हुआ, संसद के अंदर इस मसले को उठाया गया। विपक्षी राजनीतिक दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं, और अब इंडिया गठबंधन में शामिल, और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ये बताया गया कि 8 राजनीतिक दलों के नेता हैं। हम चाहते थे कि पूरे के पूरे 25 राजनीतिक दलों के नेता हो, लेकिन टू द पॉइंट हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोटा रखना चाहते थे, इसलिए 8 राजनीतिक दलों के नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल। और आपने नाम भी बता दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता के जो डिप्टी, यानी राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के जो उप नेता हैं, गौरव गोगोई, जिनको असम में हेमंता बिस्वा शर्मा को हराने का जिम्मा राहुल गांधी ने दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उनके राज्यसभा सांसद मनोज झा रहे। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह रहे। लेकिन सबसे ज्यादा जो समा बांध दिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज आपको तारीफ करनी पड़ेगी, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा रही। और मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि कैसे उन्होंने समा बांध दिया। इन तमाम चीजों को एक एक करके सामने रखूंगा, लेकिन शुरुआत रामगोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है, उनके उस बयान से करता हूं। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग
पत्र मांग रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव के समय 18,000 लोगों के नाम काटे गए थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से उन 18,000 लोगों के शपथ पत्र दिए गए थे। उन्होंने शपथ पत्र को दिए जाने की जो रिसीप्ट होती है ना, रसीद की कॉपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इस पर कुछ नहीं। चुनाव के समय खास जाति के बीएलओ तैनात किए गए। जितने यादव और मुस्लिम बीएलओ थे उनको हटा दिया गया। मैनपुरी में जब चुनाव हुए तो एक खास जाति के अधिकारी तैनात किए गए। उन्होंने सीधा-सीधा कहा कि मुख्यमंत्री की जाति के। और दिक्कत यह है कि जब हम शिकायत करते हैं, तो चुनाव आयोग उस शिकायत पर सुनवाई नहीं करता। समाजवादी पार्टी ने मैं कहूँ तो कपड़े उतार दिए कि भाई साहब एफिडेविट मांग रहे हो राहुल गांधी से। 2022 में एफिडेविट हमने दिया था, 2025 आ गया, 3 साल में आपने किया क्या? ये तो बताओ। और फिर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, पश्चिम बंगाल से लोकसभा की सांसद, ममता बनर्जी की पार्टी से आती है। पश्चिम बंगाल का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन उससे ज्यादा समय उन्होंने बिहार पर लगाया। ये एक बड़ी दिलचस्प बात। 65 लाख वोटरों के नाम काटे जाने की बात। और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार साहब ने जो चुनाव में गड़बड़ी और मृतक लोगों की संख्या बताई कि नहीं ये 22 लाख लोग, ये कुछ महीनों में नहीं बल्कि पिछले कई सालों से इनकी डेथ होती जा रही थी, हम चुनावी लिस्ट को अपडेट नहीं कर पा रहे थे। महुआ मोइत्रा ने सीधे कहा कि लिस्ट अपडेट नहीं थी मतलब लिस्ट गड़बड़ थी, और लिस्ट गड़बड़ थी मतलब उस लिस्ट के आधार पर जो चुनाव हुए वो गड़बड़ था। तब तो लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर देना चाहिए और नरेंद्र मोदी सरकार को हटा देना चाहिए या नरेंद्र मोदी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो स्वीकारोक्ति थी, उस मुद्दे को उठाकर महुआ मोइत्रा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे-सीधे इस्तीफा मांग लिया, उनको हटाने की बात कह दी। और ज्ञानेश कुमार ने किस तरह से नरेंद्र मोदी को फंसा दिया, महुआ मोइत्रा ने उसको पकड़ लिया। अब आते हैं सबसे बड़ी पार्टी यानी लोकसभा में जो गौरव गोगोई जो उपनेता है, उन्होंने पॉइंट वाइज कहा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी रखने के मकसद से 8 ही राजनीतिक दल के नेता आए थे और पॉइंट वाइज उन्होंने सारी बातें कही। जरा मैं बता देता हूँ। वोट देने का अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और इस अधिकार का संरक्षण कौन है? चुनाव आयोग। देश के संविधान ने चुनाव आयोग को ये उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी नहीं, अधिकार नहीं, ये कर्तव्य दिया है कि आपको मताधिकार के लोगों के मतों के अधिकार देने के अधिकारों की रक्षा करनी है। लेकिन जब देश के राजनीतिक दल चुनाव आयोग से महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं तो उनका जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी बातें चुनाव आयोग को कही, चुनाव आयोग ने सबको नकार दिया और चुनाव आयुक्त ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें विपक्ष के जायज सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए। कल प्रजय कुमार ठाकुर था जिनके साथ आपने बातचीत की, उन्होंने भी यही सवाल पूछा और फिर से गौरव गोगोई ने यही सवाल, एसआईआर की प्रक्रिया इतनी हड़बड़ी में क्यों लाई गई? जब चुनाव सिर्फ 3 महीने बाद है, ऐसे में बिना विपक्षी दलों से चर्चा किए एसआईआर लाने का क्या कारण था? महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच बड़ी संख्या में वोटर कहां से आ गए? ये निर्णय क्यों लिया गया कि पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज को 45 दिनों में डिलीट कर दिया जाएगा? क्या चुनाव आयोग के पास डेटाबेस की कमी है क्या? महादेवापुरा में 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए? आखिर कैसे मशीन रीडेबल इलेक्टोरल वोट प्राइवेसी का उल्लंघन है और बिहार के 65 लाख मतदाताओं के नाम आखिर क्यों काटे गए? वो इसका कारण एक सर्चेबल फॉर्मेट, कल ज्ञानेश कुमार ने सुना था आपने भी कि वो रीडेबल फॉर्मेट और सर्चेबल फॉर्मेट का अंतर बता रहे हैं। तो वो कह रहे भाई साहब जो 65 लाख लोगों के नाम काटे उनको सर्चेबल फॉर्मेट में आपको देने में क्या दिक्कत है? और फिर ये वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को मान्यता क्यों नहीं दे रहे हैं? सीधा-सीधा आरोप लगाया कि चुनाव आयोग कुछ ऐसे अधिकारियों के कब्जे में है जो किसी एक पार्टी का पक्ष लेते हैं। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग कितनी भी कोशिश कर ले वो राजनीतिक दलों को डरा नहीं पाएंगे। और फिर वही बात, अफसर आएंगे जाएंगे लेकिन सदन हमेशा रहेगा। और राहुल गांधी की बात को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि हम उन पर नजर रखेंगे और आने वाले समय में उचित कदम उठाएंगे। यानी रिटायरमेंट के बाद भी लोकतंत्र को कुचलने वाले ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश के 8 बड़े विपक्षी राजनीतिक दलों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग के कपड़े उतार दिए हैं। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कपड़े उतार दिए और वो जगह मैं फिर याद दिलाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। और राजीव प्रताप रूडी के शब्दों में कहूं तो 100 गुना समथिंग करके वो बता रहे थे कि वो कई लाख वोटों के अंतर से जीते हैं। तो कई लाख वोटों के अंतर से वो सीधे-सीधे कह रहे थे अमित शाह को हरा दिया, मुझे मंत्रिमंडल से निकाला, लोकसभा चुनाव में टिकट काटने की कोशिश कर रहे थे, पार्टी में अलग-थलग कर दिया, महत्वपूर्ण मुद्दों पर निशिकांत दुबे जैसे नेता से बुलवाया जाता है, मुझसे लोकसभा के अंदर नहीं बुलवाया जाता। मैं जब सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो बिहार में एक एयरपोर्ट का प्रस्ताव किया था, मेरे हटने के बाद उस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
मैं लगातार मंत्री से मिल रहा हूँ, लगातार सरकार से, अपनी ही सरकार से गुहार लगा रहा हूँ, लेकिन मेरी सुनी नहीं जा रही। और जबकि मैं कौन हूँ? राजीव प्रताप रूडी वो नेता है जिन्होंने लालू यादव के परिवार के सदस्य को लोकसभा चुनाव कई बार हराया है। तो लालू यादव के परिवार के सदस्य को बिहार में लोकसभा चुनाव हराने वाला कोई छोटा नेता तो नहीं हो सकता ना। आपने अलग थलग कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको पसंद नहीं। तो उसने आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन में हराकर ये साबित कर दिया, और फिर बयान से भी साबित कर दिया कि मैं तो कई लाख वोटों के अंतर से, अगर उसको उससे गुना कर ले तो मैं कई लाख वोटों के अंतर से जीता हूं। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से विपक्षी राजनीतिक दलों ने अमित शाह के लाडले, नरेंद्र मोदी के लाडले ज्ञानेश कुमार के खिलाफ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। क्योंकि महुआ मोइत्रा का ये कहना कि ज्ञानेश कुमार ने ये मान लिया है कि लोकसभा चुनाव जो हुए थे वो गलत वोटर लिस्ट के आधार पर हुए थे, तो गलत वोटर लिस्ट के आधार पर चुनी गई लोकसभा वैध कैसे हो सकती है? गलत वोटर लिस्ट के आधार पर चुनी गई सरकार वैध कैसे हो सकती है? तो मोदी सरकार को जाना चाहिए, उन्हें हटाया जाना चाहिए या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जो है ना, बिल्कुल मोदी सरकार की गर्दन पकड़ चाप दिया है विपक्षी राजनीतिक दलों ने। अब हो सकता है कि मोदी जी डांट लगा दे ज्ञानेश कुमार को कि क्या यार, तुम्हें कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बचाना है, तुमने तो मेरी गर्दन और फंसा दी, मान लिया तुमने कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। तो राजनीति बड़ी तेजी से बदल रही है और अब इसमें विपक्षी राजनीतिक दल भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका असर उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी नजर आएगा। आज उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर भी शाम को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक है। बैठक में जो जितने तमाम नेता दिल्ली में हैं, वो वहां पर फिजिकली पहुंचेंगे। राहुल गांधी बिहार में यात्रा पर है, तो वो वर्चुअली जुड़ेंगे। तेजस्वी यादव वर्चुअली जुड़ेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन वर्चुअली जुड़ सकते हैं। तो आज एक बड़ा फैसला होगा और ये एकजुटता एनडीए गठबंधन के दिल की धड़कन बढ़ाएगा। नरेंद्र मोदी आरएसएस के सामने झुक तो गए, संघ बैकग्राउंड से आने वाले व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार तो चुन लिया। आज दिल्ली बुलाकर उनसे मुलाकात भी कर ली और मुलाकात की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया। लेकिन उनको उपराष्ट्रपति का चुनाव जितवाना नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले दिनों में किसी बड़ी चुनौती से कम होने नहीं जा रहा है। शिवजी, आपने सब बातें बताई, बड़ी गंभीरता से बताई, और ज्ञानेश कुमार जी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। इधर में पकड़ लिया, इधर माइक रख नहीं पाते हैं, उधर कल उन्होंने इधर 4:30 बजे रखा, उधर राहुल गांधी तेजस्वी ने फिर पकड़ लिया। उमड़ता जनसैलाब। अब आप कहोगे, अब ये जनसैलाब उमड़ रहा है और कल वोट काउंट हो और ये गठबंधन हार जाए तो सवाल फिर खड़े हो जाएंगे। भीड़ जो उमड़ रही है, जैसे भीड़ उमड़ी भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में, हार गए, झटका था। आज राहुल गांधी चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि मैंने उन बूथों को सर्च कराया जिन बूथों से मैं गुजरा, तो वोट ही नहीं थे। पाठक जी, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा अब बिहार के बाद बंगाल और उत्तर प्रदेश हैं, दो बड़े राज्य हैं। 3 राज्य हैं हिंदी बेल्ट के, जो बड़ा प्रतिनिधित्व देते हैं। जिन तीनों राज्यों की मिला के 162 लोकसभा सीटें हो जाती हैं। बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार। 40 बिहार की, 42 बंगाल की और 80 उत्तर प्रदेश की। 162 सीटें। और उसके बाद 48 महाराष्ट्र की, जो हिंदी बेल्ट में नहीं आता है वो मराठी बेल्ट में चला, मतलब दक्षिण बेल्ट में चला जाता है, मध्य भारत में चला जाता है। तो ये मिला के 210 सीटें होती हैं। और इन 210 सीटों में बड़ी उम्मीद थी इंडिया गठबंधन को कि महाराष्ट्र हम छीन लेंगे, तो महाराष्ट्र हाथ से निकल गया। अब इन 3 राज्यों पे पूरा दारोमदार है। अगर इंडिया गठबंधन एक राज्य काबू में है, उस पर कब्जा बरकरार रखता है और इन 2 में से एक भी छीन लेता है, तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और अगर तीनों चले गए तो फिर आप समझ लो कि काम खत्म और पैसा हजम। नहीं, इन तमाम राज्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ दर्शकों को। आज रामगोपाल यादव ने कहा, उन्होंने आरोप लगाया कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से उत्तर प्रदेश में वोट काटने की तैयारी शुरू हो गई, लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। तो चलिए, समाजवादी पार्टी सजग है। अगर 2027 तक सजग रहेगी तो शायद बहुत ज्यादा गड़बड़ झाला नहीं हो पाएगा। बिहार से अभी भी एक वीडियो मेरे पास आया है। ये औरंगाबाद का वीडियो है। राहुल गांधी
तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, ये तमाम लोग औरंगाबाद में कुछ लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक में ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 4-5 चुनावों में वोट दिया है और इस बार उनका नाम काट दिया गया है। जब वो पता करने गए तो इनका आरोप है कि उनको कहा गया नहीं, ऊपर से आया था ऑर्डर कि इतने लोगों के नाम काटने, इसलिए हमें आपका नाम काटना पड़ा। अब वीडियो झूठ नहीं बोलता, लोगों के बयान झूठ नहीं बोलते। ये वो लोग हैं जिनके नाम काटे गए, किसी को मृतक बता के काट दिया गया, किसी को बता दिया गया कि एक से ज्यादा वोटर आई कार्ड है, किसी को बता दिया गया कि वहां से वो अन्यत्र सफर कर गए, तो इस तरह से उनके नाम काटे गए। अब जो विपक्ष सजग है, एक एक करके बताता हूं। बिहार में नरेंद्र मोदी साहब जानते हैं कि बिहार में अगर सत्ता गई तो उनकी खुद की कुर्सी हिल जाएगी। जो 4 पांव पे उनकी कुर्सी टिकी हुई है, उनकी खुद की कुर्सी हिल जाएगी। तो इसलिए बिहार को लेकर चुनाव आयोग एसआईआर, 65 लाख लोगों के नाम काटना। और जबकि पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में 125 सीट एनडीए गठबंधन को मिली थी, 110 सीट विपक्षी इंडिया गठबंधन, उस समय महागठबंधन था, उसको मिली थी, लेकिन वोटों का अंतर 0.03% था। 11,000 कुछ 100 वोटों के अंतर से ही एनडीए गठबंधन की सरकार बनी थी। तो जहां जीत हार का अंतर बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर 11,000 कुछ वोट का है, वहां 65 लाख लोगों के नाम काटे जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि गड़बड़ी बड़े पैमाने पर की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी का यात्रा पर उतरना, सुप्रीम कोर्ट का सामने आना, ये बिहार की लड़ाई को अब टफ बना रहा है नरेंद्र मोदी के लिए, एनडीए गठबंधन। अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, ममता बनर्जी अडिग है, अड़ी हुई। वो बूथ पर जाकर इस तरह का खेल चुनाव आयोग को नहीं खेलने देगी, मुख्य चुनाव आयोग को नहीं खेलने देगी। हाँ, पैरामिलिट्री फोर्स लगा दिया जाए वो अलग बात है। फिर चुनाव है तमिलनाडु। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, एआईएडीएमके विपक्ष में है। एआईएडीएमके के साथ गठबंधन किया बीजेपी ने, अमित शाह गए, अपने प्रदेश अध्यक्ष को अपमानित करके हटा दिया के अन्नामलाई को। लेकिन एआईएडीएमके ने कह दिया, खबरदार, हमारे साथ गठबंधन में चुनाव तो लड़ रहे हो, हम जीतेंगे तो सरकार एआईएडीएमके की बनेगी, एनडीए की नहीं बनेगी, बीजेपी के किसी नेता को मैं शामिल नहीं करूंगा। तो तमिलनाडु में, हालांकि राधाकृष्णन साहब को उन्होंने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन तय मानकर चलिए कि तमिलनाडु में बीजेपी के हाथ में कुछ आने वाला है। हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य है असम। असम को आप गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कह सकते हैं। असम में जिसकी सरकार होती है, कायदे से वो पूरे उत्तर पूर्व के राज्यों पर पूरा प्रभाव रखते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा 2 बार से मुख्यमंत्री हुआ, 2016 में जीते, भारतीय जनता पार्टी 2016 में विधानसभा का चुनाव जीती, 2021 में विधानसभा का चुनाव जीती। सर्बानंद सोनोवाल, हेमंता बिस्वा शर्मा अलग अलग अलट पलट के मुख्यमंत्री बनते रहे। अभी हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं और अमित शाह की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए बड़े प्रबल दावेदार माने जाते हैं। यानी अमित शाह उनको योगी के साथ फाइट करने के लिए तैयार करते हैं। और बाकी हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ राहुल गांधी वाला एक्सपीरियंस तो सबको पता ही है। इस बार राहुल गांधी नहीं चाहते कि लगातार तीसरी बार असम में किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी जीते। तो आज जो गौरव गोगोई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, इनको असम प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी दी है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि गौरव गोगोई के पिता जब असम के मुख्यमंत्री थे, तो हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस नेता के तौर पर उनके राइट हैंड माने जाते थे। तो जाहिर सी बात है कि गौरव गोगोई अच्छी तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा को जानते हैं। तो असम बीजेपी के लिए मुश्किल है, तमिलनाडु पूरी तरह से मुश्किल है, पश्चिम बंगाल में खेला वो कर नहीं पाएंगे। बिहार बचा, तो बिहार को लेकर लड़ाई अभी जारी है। क्या नतीजा निकलेगा, कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन विपक्षी राजनीतिक दलों की एकजुटता और विपक्षी राजनीतिक दलों की सजगता ये बता रही है कि ज्ञानेश कुमार अब लोकसभा चुनाव, या राजीव कुमार जैसे लोकसभा चुनाव में खेला करा था उन्होंने, उस तरह का खेला देश का चुनाव आयोग कम से कम अब तो नहीं कर पाएगा इन राज्यों में। शिवजी, अब समस्या तो राज्यों के चुनाव जीतने से ही हल होगी। इंडिया गठबंधन अब एक एक राज्य पे पूरी तरीके से फोकस किए हुए है। उत्तर प्रदेश में जहां अखिलेश यादव पहले से अपने पीडीए को लेकर निकल पड़े हैं, तेजस्वी बिहार में निकल पड़े हैं, बंगाल में ममता बनर्जी गूंज रही हैं, और असम में जिस हिसाब से गौरव गोगोई अपने पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए, जो लगातार 3 मर्तबा असम के मुख्यमंत्री रहे, उनको लेकर निकल पड़े हैं। देखना यह है कि इस सब का असर कब तक होता है, इसका प्रतिबिंब क्या बनता है।
आप देख रहे हैं संतोष पाठक जी की उत्तर प्रदेश में लगातार जातीय गोलबंदी हो रही है, बीजेपी के सब जातियों के विधायक बातचीत करते नजर आ रहे हैं। ये सब पीडीए का भय है जो बहुत परेशान किए हुए, चैन नहीं मिलने दे रहा है, और इसी के चलते ना कोई जवाब है, ना कोई सिस्टम है, और लोग बड़े परेशान हैं। इसी को लेकर भाजपा अब कह रही है कल से कि हम अपने 100 विधायकों की टिकट काटेंगे, हम एक आंतरिक सर्वे करा रहे हैं, जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री भी बदल देंगे, प्रदेश अध्यक्ष बदल देंगे, लेकिन सत्ता नहीं छोड़ेंगे। हमारा अंतिम वाक्य समझ लेना, लेकिन सत्ता नहीं छोड़ेंगे। एक बार गई तो वापस नहीं आएगी, और सत्ता किसी की बपौती नहीं है, कब चली जाए किसी को पता भी नहीं। पाठक जी, बस अंतिम कमेंट। देखिए, इंडिया गठबंधन की एकजुटता, मैंने महुआ मोइत्रा का जिक्र किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। डीएमके, जहां तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, जहां से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना गया, कल हम चर्चा कर रहे थे कि डीएमके के लिए बड़ा संकट की स्थिति हो गई है कि अब वो क्या करे। डीएमके के जो सांसद है तिरुचि शिवा, वो भी इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, और उन्होंने, देखिए, तमिलनाडु के साथ साथ कौन सा मुद्दा उठाया ये देखिए। उन्होंने बिहार का मुद्दा उठाते हुए कहा, ये इंडिया गठबंधन की एकजुटता का असर है कि तमिलनाडु के सांसद बिहार का मसला उठा रहे हैं। द सीईसी हैज प्रोवाइडेड नो क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव दैट इट शुड पब्लिश डिटेल्स ऑफ ऑल 65 लाख डिलीटेड वोटर। यानी चुनाव आयोग ने इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। आगे वो कह रहे हैं, आवर कंसर्न इज व्हाई द सीईसी इज कंडक्टिंग द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन बिहार इन ए हेस्टी मैनर। यानी इतनी जल्दबाजी में क्यों कर रहा है? हाउ कैन देयर बी सच ए लार्ज डिलीशन ऑफ एलिजिबल वोटर्स? जो एलिजिबल वोटर्स है, इतने बड़े तादाद में 65 लाख लोगों के नाम आप कैसे काट सकते हैं? और व्हाई इज द एडिशन ऑफ न्यू वोटर्स एबनॉर्मली लो? और जो नए वोटर जुड़ रहे हैं उनकी संख्या कम क्यों है? क्यों नहीं आप 18, 19, 20 साल के मतदाताओं को जोड़ पा रहे हैं, या जानबूझकर उनको नहीं जोड़ा जा रहा है क्योंकि युवा नाराज है? और द इशू इज नॉट अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज बट द कॉमन मैन इन द कंट्री। और ये जो इशू है, ये राजनीतिक दल का इशू नहीं है, ये कॉमन मैन का इशू है। तो तमाम राजनीतिक दलों का, तमिलनाडु के सांसद बिहार की चिंता कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की सांसद बिहार की चिंता कर रही है, उत्तर प्रदेश के सांसद भी बिहार की चिंता कर रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन की एकजुटता है। ये सब मिलकर अगर बिहार पे अड़े रहे और अगले साल फिर सब मिलकर पश्चिम बंगाल पर, असम पर, तमिलनाडु में, पुडुचेरी पर अड़े रहे, तो खेल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और तब सही मायने में आपको नजर आएगा कि वोटर लिस्ट की गड़बड़ी, जिस लक्ष्य को लेकर निकले हैं राहुल गांधी की हमें वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को दूर करना है, इस लक्ष्य को हासिल करने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, बशर्ते ये इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम विपक्षी राजनीतिक दल एकजुट रहे। इनकी एकता टूटी तो संघर्ष लंबा हो जाएगा। फिलहाल लग रहा है कि ये एकजुट है, और जब ये एकजुट रहेंगे तो एकजुटता की वजह से ही मोदी परेशान है, एकजुटता की वजह से ही ज्ञानेश कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए छुट्टी के दिन, रविवार के दिन आना पड़ा। मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवालों को टालते 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 उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बता रहा था कि दिल में धुकधुकी है, डर बैठा हुआ है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो ऊपर वाले डांटेंगे। बिहार में लोग कह रहे थे ना कि ऊपर से आदेश आया है, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनके भी ऊपर वाले कोई ना कोई है नहीं नहीं, जिनका डर उनके बात चेहरे पर उन्होंने नजर आ रहा बात उन्हें दबा लेनी पड़ी होगी, कई बार लेनी पड़ी होगी, नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि अंतर मन जो आपका है संतोष सर, वो गूंजता है। जैसे हम लोग खुले मन से बात करते हैं तो हमें टेंशन नहीं होती हमने क्या वीडियो कर दिया, हमें टेंशन क्या होती है कि हमारा वीडियो सही सलामत चल जाए, लोगों तक पहुंच जाए, व्यूज आ जाए तो ठीक है, ना आ जाए तो ठीक है, हमें सच बताना था वो बता दिया। बाकी लोगों की स्वीकार होती है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी के वीडियो को कल खूब देखा लोगों ने, ढूंढ ढूंढ के देखा लेकिन उन्हें सुकून नहीं था। हम सुकून में रहते हैं, ये अंतर हमारे और उनमें था आज। बिल्कुल सही आपने कहा, और सच सच होता है। जो सच बोलता है उसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि पिछली बार क्या बोला था, लेकिन जो झूठ बोलते हैं उनको हर बार याद रखना पड़ता है कि उसको, यार पिछली बार ये बोला था, उससे आगे पीछे हो जाए तो फिर मैं पकड़ में आ जाऊंगा। लेकिन वो खुद ही पकड़ में आ गए। पहले कहते थे कोई गड़बड़ी नहीं है, बिना मतलब के आरोप लगा रहे, कल कह रहे हैं कि गड़बड़ी है थोड़ा बहुत, उसको हम ठीक कर लेंगे। पहले कहते थे कि हम सबके लिए बराबर है, कल आपने, आपके मुंह से निकल ही नहीं पाया अनुराग ठाकुर का नाम कि आप नोटिस भेजेंगे नहीं भेजेंगे। पहले कहते थे शपथ पत्र देना चाहिए, अब समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि शपथ पत्र 18,000 दिए थे हमने 2022 की विधानसभा चुनाव के बाद, क्या हुआ उसका? बीजू जनता दल कह रही है कि 8 महीने हो गए हमें तमाम सबूत और तथ्यों को दे हुए, क्या हुआ उसका? उत्तर प्रदेश में बीएलओ
एक ही धर्म और एक ही जाति के क्यों हटाए जा रहे हैं? अधिकारी एक ही जाति के क्यों तैनात किए जा रहे हैं? इन सवालों के जवाब तो चुनाव आयोग को देने चाहिए, लेकिन वो खुद ही बेनकाब हो गए, क्योंकि झूठ बोलते हैं तो अगली बार याद नहीं रहता कि पिछली बार क्या झूठ बोला था। चलिए ठीक है, आपने दर्शकों को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और दर्शक इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद और नमस्कार।